यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है एवं पुनः अभिनंदन। मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसको कह सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले पहचान ता था, यानी कि ये जो शब्द आते हैं ये हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में आते हैं। ये ता था, ती थी, ते थे, की, ली या ई आदि शब्द ये क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में आते हैं। ता था, ती थी, ते थे, की, ली या ई आदि शब्द। इसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है डिड। केवल इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसलिए हमें यहाँ इसका भी टेंशन नहीं है कि यहाँ एक वचन करता क्या है और बहुवचन करता क्या है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही होती है, इसमें डिड। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर वाक्य अपना अफर्मेटिव होगा तो वहाँ मुख्य क्रिया की हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वाक्य अपना नेगेटिव है या वाक्य अपना इंट्रोगेटिव है तो हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। और डिड का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब है ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों में ही इसका किया जाता है। तो मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या है? सब्जेक्ट, एमवी की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं। तो देखो वह भोजन पकाती थी, तो देखो क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य है, इसकी क्रिया के अंत में थी ये आ गया, तो ये हमें पता कर लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब इसमें हमें देखना क्रिया क्या है, जिसमें ती लगा हुआ है वही अपनी क्रिया शब्द है, तो ये पकाना अपनी वर्ब हो गई। इसके बाद वही कौन पकाती है, तो वह अपना सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या पकाती है, क्या से प्रश्न कर दिया, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे। तो देखो वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी। इसके बाद हमें क्या लेना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पकाना। पकाने की अंग्रेजी क्या होती है, कुक। यहां क्या कह रहा है, सेकंड फॉर्म, तो कुक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कुकड़। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड। ये वाक्य बन गया। यानी कि अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि यहां हमने एम बी सेकंड का प्रयोग किया है और इधर हम एम बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ डिड आ रही है। हेल्पिंग वर्ब जब डिड आती है तो उसके साथ हम एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें हम एम बी की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना है हिंदी वाक्य वे फसल नहीं काटते थे, तो वही हिंदी वाक्य की जो क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, थे। तो पता लग गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब देखना है हमें वर्ब क्या है, जिसमें ते लगा हुआ है वही अपनी वर्ब है। अब कौन काटता है, कौन से प्रश्न करेंगे, तो वे काटते हैं, तो वे अपना सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखना है हमें वे क्या काटते हैं, फसल। क्या से प्रश्न करेंगे, तो फसल, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक शब्द और दिया हुआ है नहीं। नहीं से वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमें इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर देना है। तो देखते हैं वे की अंग्रेजी दे, हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद नॉट, इसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म फसल काटना। यहां एक चीज ध्यान रखना है, काटना। काटना का जो मीनिंग होता है वो कट भी होता है, कट भी अंग्रेजी वर्ड होता है, लेकिन यहां बात आ रही है फसल काटना। क्या आ रहा है, फसल काटना। तो यहां हमें यह ध्यान रखना है फसल काटने के लिए कट शब्द या कट वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां हम जो वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे हार्वेस्ट। तो ध्यान रखना हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल काटना। तो दे डिड नॉट हार्वेस्ट द क्रॉप्स। सेंटेंस है वो आ रहा है अपना सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इसका सूत्र क्या है, कुछ नहीं है। जब हमने नेगेटिव सीख लिया तो इसको नेगेटिव को से अगर इंट्रोगेटिव बनाते तो क्या करना है, डिड को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और नॉट को हटा देंगे। तो देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला हुआ डिड, इसके बाद अपना सब्जेक्ट, इसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर प्रेजेंट चिन्ह लगा देंगे। अब देखते हैं, क्या हम नदी में तैरते थे, तो वो पहचानते थे। अब कौन, हम, तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और ते लगा हुआ है, ये जो वर्ब हो गई। इसके बाद किस में, नदी में, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया और क्या से प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। बना देंगे डिड वी, तैरने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्विम इन द रिवर। अब एक वाक्य मैंने यहां नहीं दे रहा हूं आपको, अधिकतर कम पूछा जाता है। अगर आपका इंट्रो नेगेटिव होता है तो कुछ नहीं है, इस जो बी दिया हुआ है इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं तो ये वाक्य अपना कैसा बन जाता है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। डिड वी नॉट स्विम इन द रिवर और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और स्कूल एग्जाम हो, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसको पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, द रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको ये भी बता दूं, क्योंकि स्कूल एग्जाम्स हो, चाहे स्कूल एग्जाम्स हो, चाहे आपकी कॉलेज एग्जाम्स है, कॉलेज एग्जाम्स है, चाहे आपका कंपटीशन की एग्जाम्स है, सभी में अधिकतर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही पूछा जाता है। तो देखते हैं, बहुत आसानी से समझाऊंगा। 3 रूल हैं आपके केवल पास्ट इंडेफिनिट में, और आज के बाद आप इनको पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते। इस तरीका से आप देखो, एडवर्ब क्या दिया हुआ है, यस्टरडे, एगो, दैट डे, लास्ट डे। देखो यहां में ये चीज देखनी है आपको, लास्ट जो वर्ड दिया हुआ है इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट नाइट भी हो सकता है। तो 3 एडवर्ब है, इसके ज्यादा नहीं, 4 एडवर्ब है, यस्टरडे, एगो, दैट डे और लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट। तो देखते हैं, ही किल ए टाइगर, तो इसमें अंग्रेजी वाक्य में क्या पहचान दी हुई है, यस्टरडे। और आपको ये भी बता दूं कि एडवर्ब के बिना अगर हम इसी एडवर्ब को यस्टरडे, तो ये दिया हुआ है कि ही किल ए टाइगर यस्टरडे, तो हमने पहचान लिया यस्टरडे दिया हुआ है, ये यस्टरडे मींस बीता हुआ कल, तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो अब हमें देखना है वाक्य कैसा है, सिंपल है। तो वाक्य सिंपल है तो क्या करना है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ही किल्ड। दूसरा देख रहे हैं, मोहन नॉट बाई ए कार या लास्ट मंथ। अब इसमें क्या आ रहा है, लास्ट आ रहा है, लास्ट मंथ आ रहा है, इससे पहचान लिया वही पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन देखना है वाक्य कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां तो हमने केवल जब वाक्य अपना अफर्मेटिव था तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, लेकिन यहां वाक्य कैसा है, अपना नेगेटिव है। तो यहां क्या करेंगे, हम डिड भी लगाएंगे और मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरा वाक्य देखेंगे, दे ईट एप्पल सम डेज एगो। अब यहां जो पहचान एडवर्ब दिया वो एगो दिया हुआ है, लेकिन ये भी चीज देखनी है हमको, वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है। तो हमें क्या करना है, डिड का भी प्रयोग करना है, डिड और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब आता है दूसरा नियम, तो ये क्लियर हो गया होगा। पहला रूल्स क्या है, एडवर्ब का ध्यान देना है। एडवर्ब कौन कौन से, यस्टरडे है, एगो है, दैट डे है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है। अब हमें देखना है रूल्स नंबर 2, इसमें इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, इट इज टाइम
प्लस सब्जेक्ट से बैक अगर शुरू होता है तो आप यहां नहीं देखें कि यहां इज दिया हुआ है और इज से आप कहां प्रेजेंट में आ जाए। नो, आपको यहां देखना है इट इज टाइम और प्लस सब्जेक्ट दिया हुआ है और इसके बाद से वो वर्ब करेक्ट कराता है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब उसमें करेक्ट करनी है। इसको विशेष ध्यान देना है कि इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब अगर वो दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ है और वर्ब करेक्ट कराता है तो आपको सेकंड फॉर्म भरनी है। जैसे बैक दिया हुआ है इट इज टाइम बी गो होम। अब यहां आप ये इज को देख करके और इसमें हम बी गोई कर दें या बी गोइंग कर दें, आर गोइंग कर दें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है और ऐसे बैक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन की में, तो नोट ध्यान रखना है इसका। तो इट इज टाइम बी सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट गो होम। इसका भाव ये निकल रहा है कि ये समय जो है अब तक हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। कहने का भाव ये निकल रहा है इट इज टाइम, ये टाइम हो गया कि अब तक हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ये बैक में जाता है, पास्ट में जाता है। इट इज हाई टाइम द चिल्ड्रन वी इन बेड। अब आप देख रहे हो यहां कि इट इज हाई टाइम द चिल्ड्रन वी इन बेड्स। तो यहां देख रहे हैं इट इज टाइम आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, पहचान आ रही है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और प्लस ये अपना सब्जेक्ट हो गया। तो वही क्या करना है, बी की सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, यहां वर होगी। आपको मैंने पहले भी बता दिया था जो बी है इसको हम शिशु वर्ब कहते हैं, इसको मैं चाइल्ड वर्ब के नाम से बताता हूं आपको, चाइल्ड वर्ब कहता हूं इसको मैं। तो बी की अपने आप में कोई भी फॉर्म नहीं है, ये बच्चे की फॉर्म है, शिशु वर्ब है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो एज एम आर होती है और सेकंड फॉर्म जो होती है, ये फर्स्ट फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म जो होती है वाज और वर होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है हमें। और अक्सर ये कंपटीशन के एग्जाम में या अपनी कॉलेज के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है विशेष बी। तो यहां क्या अपना लगा दिया हमने, बी लगा वर लगा दिया। अब इसके बाद देखना है रोज थर्ड देखना है कुछ फ्रेजेस जैसे, यानी कि कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे एज इफ, एज दाओ और आई विश और आई वुड रादर के बाद अगर दूसरा वाक्य दिया हुआ है, एज इफ, एज दाओ, आई विश, आई वुड रादर के बाद दूसरा वाक्य अगर दिया हुआ है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब सही करेंगे। जैसे देखते हैं आगे, सी टॉक्स एज इफ, क्या दिया हुआ है यहाँ, एज इफ दिया हुआ है वाक्य में। अब आगे अगला वाक्य दे दिया है, दूसरा वाक्य दिया हो बोल रहे हम, तो वाक्य में एज इफ दिया है और उसके बाद क्या है आपका दूसरा वाक्य दिया, सी वी रिच वुमन। तो यहां ये देखना है आपको सबसे पहले कि हमारी पहचान तो हो गई एज इफ। अब यहां वही इसकी तरह कंफ्यूजन नहीं होना है आपको कि यहां तो टॉक्स लिखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया, तो यहां भी ये जो वाक्य हैं ये काल्पनिक वाक्य हैं, यानी कि यहां अनरियल कंडीशन होती है, ये अनरियल कंडीशन का वाक्य है और अनरियल कंडीशन में काल्पनिक कल्पना की जाती है, इसलिए ये जो वाक्य है वो अनरियल का है। तो यहां भी हमारा क्या आएगा, वही वर आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ एक वचन करता है सी और इसके साथ हमने वर लगा दिया तो ये तो गलत है। नहीं, ये वर सही है, क्योंकि जब आपके जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो ये अनरियल का भाव देते हैं, तो इनके साथ हम बाज का प्रयोग नहीं करते, चाहे कर्ता अपना एक वचन है चाहे बहुवचन है, हम बाज का प्रयोग नहीं करेंगे। अनरियल कंडीशन के वाक्य में हम हमेशा मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या बाज के स्थान पर हम वर का प्रयोग करेंगे, ये अधिक सही होगा। सी टॉक्स एज इफ सी वर रिच वुमेन। दूसरा बात, आई विश आई नो हर एड्रेस। यहां भी देख रहे हो आप, ये अपना फ्रेज दिया हुआ है आई विश और आई दिया हुआ है या नो, नो की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू। तीसरा वाक्य, ही वर्क्स एज इफ ही वी द चेयरमैन।
अब यहां भी वही एस आ रहा है और यहां फ्रेज क्या आ रहा है आपका एज एफ आ रहा है, तो क्या कर देंगे वही यहां बी की सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे वर कर देंगे।